दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी मुल्क थे जो आज इस जमीन पर मौजूद नहीं हैं? यानी एक वक्त था कि उनका झंडा हवा में लहराता था, उनकी करेंसी चलती थी, उनके पासपोर्ट पर लोग सफर करते थे, लेकिन अब न वो मुल्क रहे, न उनके झंडे, न वो हुकूमतें। अब उनका नाम और निशान भी मिट चुका है, उनकी सरजमी किसी और मुल्क में शामिल हो चुकी है। उनके लोग जो कभी अपने वतन पर फख्र किया करते थे, आज दूसरे मुल्कों के शहरी हैं। उनकी जबानें, तहजीबें, शनाख्तें सब किसी न किसी दूसरी तारीख में दफन हो चुकी हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे ऐसे 5 मुल्कों की जो कभी दुनिया के नक्शे पर थे, लेकिन आज सिर्फ तारीख की किताबों और पुरानी तस्वीरों में बाकी रह गए हैं। जानते हैं वो कौन थे और वो क्यों खत्म हुए और उनके शहरी आज कहां हैं। तो आइए चलते हैं वक्त के सफर पर और जानते हैं उन कौमों की कहानी जिनके मुल्क अब सिर्फ माजी की गर्द में दफन हो चुके हैं। नंबर 1 पर आता है युगोस्लाविया। युगोस्लाविया एक ऐसा मुल्क था जो जुनूब मशरकी यूरोप में वाक़ था। इस मुल्क ने 2 आलमी जंगों, कम्युनिज्म, बादशाहत, इनकलाब और खाना जंगी सब कुछ देखा। 1918 में पहली जंग ए अजीम के बाद युगोस्लाविया के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आया। असल में ये एक यूनियन थी जिसमें मुख्तलिफ कौमें शामिल थीं: सर्ब, क्रोट, स्लोवेन, मकदूनियाई, बोस्नियाई और मॉन्टीनीग्रिन। शुरुआत में इस मुल्क का नाम किंगडम ऑफ सर्ब, क्रोट्स एंड स्लोवेन्स था, जो बाद में युगोस्लाविया बन गया। लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब का एक मजमुआ था, इसीलिए इसमें बहुत सी अंदरूनी कशमकशें मौजूद थीं। दूसरी जंग अजीम के बाद मार्शल टीटो ने एक मजबूत कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की और युगोस्लाविया को एक सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक में तब्दील कर दिया। इस दौर में मुल्क में तरक्की भी हुई, लेकिन जैसे ही टीटो का इंतकाल हुआ, 1980 में युगोस्लाविया टूट फूट का शिकार होने लगा। 1990 की दहाई में कौम परस्ती ने जोर पकड़ा और मुख्तलिफ रियासतों ने आजादी का मुतालिबा किया। जल्द ही युगोस्लाविया खाना जंगियों, नस्ल कुशी और जंगी जुर्मों की एक भयानक दास्तान में तब्दील हो गया। बोस्निया की जंग, क्रोशिया की जंग, कोसोवो की जंग, ये सब इस यूनियन की बर्बादी का सबब बने। आखिरकार युगोस्लाविया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और आज उसकी जगह 7 मुल्क मौजूद है: सर्बिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया व हर्जेगोविना, मोंटीनेग्रो, शुमाल मकदूनिया और कोसोवो। यानी एक मुल्क जो 20वीं सदी का ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता था, वो कौम परस्ती, नफरत और ताकत की सियासत का शिकार होकर 7 टुकड़ों में बंट गया। आज युगोस्लाविया के शहरी अपने पुराने मुल्क को सिर्फ यादों में तलाश करते हैं। नंबर 2 पर आता है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया यूरोप के वसत में वाक़े एक तरक्की याफ्ता मुल्क था जो पहली जंग ए अजीम के बाद 1918 में बना था। ये मुल्क 2 कौमों पर मुश्तमिल था, चेक और स्लोवाक। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत से आजादी हासिल की और एक नया जमहूरी मुल्क बनाया। ये मुल्क तालीम, सनात और साइंस में आगे था, लेकिन दूसरी जंग ए अजीम में नाजी जर्मनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। बाद में 1948 में सोवियत यूनियन के असर में आकर यह मुल्क एक कम्युनिस्ट रियासत बन गया। 1968 में यहाँ एक जमहूरी तहरीक उठी जिसे प्राग स्प्रिंग कहा जाता है, लेकिन सोवियत फौज ने आकर इसे कुचल दिया। फिर जब 1979 में मशरिकी यूरोप में कम्युनिज्म का खात्मा हुआ, तो चेकोस्लोवाकिया में भी एक पुरअमन इनकिलाब आया जिसे वेलवेट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद ये हुआ 1990 में चेक और स्लोवाक कौमों ने आपसी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया। बगैर किसी खून खराबे के चेकोस्लोवाकिया 2 खुद मुख्तार मुल्कों में तकसीम हो गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। आज दोनों मुल्क तरक्की कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन चेकोस्लोवाकिया एक मुत्तहिद मुल्क के तौर पर अब सिर्फ तारीख है। नंबर 3 पर है तिब्बत। तिब्बत एक खुद मुख्तार बादशाहत और बौद्ध मजहब का रूहानी मरकज था। ये चीन और हिमालय के दरमियान एक बुलंद सतह मर्तबा पर वाक़ था और अपनी रूहानी तहजीब, अमन
और दलाई लामा की क़यादत में एक पुरअमन मुल्क के तौर पर जाना जाता था। 1939 में जब चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा करार दे दिया। 1950 में चीनी फौज ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत की हुकूमत ने मजबूरन 1961 में चीन के साथ एक मुआहदा किया, जिसके बाद तिब्बत को खुद मुख्तार इलाका करार दिया गया, मगर अमली तौर पर मुकम्मल कंट्रोल बीजिंग के पास चला गया। 1969 में दलाई लामा ने चीन के खिलाफ बगावत की, लेकिन चीन ने बगावत को दबा दिया और दलाई लामा को भारत में पनाह लेनी पड़ी। उसके बाद से तिब्बत दुनिया के नक्शे से मिट गया। आज वो चीन का एक सूबा है, लेकिन तिब्बत के लोग अब भी खुद मुख्तारी और आजादी का ख्वाब देखते हैं। दलाई लामा की आवाज दुनिया भर में अमन की अलामत है, लेकिन उनका मुल्क अब उनके हाथों से निकल चुका है। लाखों तिब्बती मुहाजिरीन की हैसियत से दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। तिब्बत अब एक जुग्राफियाई नाम है, लेकिन आजाद मुल्क की हैसियत से वो खत्म हो चुका है। नंबर 4 पर है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर यूरोप की एक बड़ी सल्तनत थी जो 1877 से 1918 तक कायम रही। ये सल्तनत ऑस्ट्रिया और हंगरी की मुश्तरका हुकूमत पर मुश्तमिल थी और इसमें आज के दर्जनों यूरोपीय मुल्क शामिल थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोशिया, बोस्निया, रोमानिया के कुछ हिस्से और इटली के कुछ इलाके। ये सल्तनत अपनी ताकत, तहजीब, मौसीकी और फने तामीर के लिए मशहूर थी, लेकिन इसके अंदरूनी इख्तिलाफात, मुख्तलिफ कौमों की आज़ादी की तहरीकें और आखिरकार पहली जंग-ए-अज़ीम में शिकस्त ने इसे तबाह कर दिया। 1918 में जंग खत्म होने के बाद ये सल्तनत टूट गई और इसके हिस्से अलग अलग मुल्कों में तकसीम हो गए। ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग रियासतें बन गईं, बाकी रियासतें या तो खुद मुख्तार हो गईं या किसी और मुल्क का हिस्सा बन गईं। आज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सिर्फ पुरानी इमारतों, किताबों और तारीखी फिल्मों में मौजूद है। इसका जुग्राफिया अब कई मुल्कों में तकसीम है और इसका सियासी वजूद खत्म हो चुका है। नंबर 5 पर है पर्शिया। पर्शिया एक कदीम सल्तनत थी जो आज के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की और वस्ती एशिया के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल थी। ये सल्तनत हजारों साल पुरानी है और साइरस, दारियुश, खशायारशा जैसे अजीम बादशाहों की हुकूमत का मरकज थी। पर्शिया ने फलसफा, साइंस, तिब, फन तामीर और अदल ओ इंसाफ में दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन वक़्त के साथ इसे अरबों, तुर्कों और मुगलों जैसे मुख्तलिफ हमला आवरों का सामना करना पड़ा। मगर सल्तनत का असल इख्तिताम 20वीं सदी में हुआ जब ईरान में इनकलाब आया और 1935 में सरकारी तौर पर पर्शिया का नाम ईरान रख दिया गया। यानी पर्शिया, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में शुमार होती थी, अब महज एक पुराना नाम रह गया है। आज ईरान के लोग पर्शियन कहलाते हैं, लेकिन उनका मुल्क अब पर्शिया नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 5 मुल्क जो एक वक्त में ताकत, अजमत और शनाख्त की अलामत थे, मगर अब सिर्फ तारीख का हिस्सा है। उनके झंडे अब किसी सरकारी इमारत पर नहीं लहराते, उनकी करेंसियां अब बाजारों में नहीं मिलती, उनकी हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके किस्से, उनकी दास्तानें आज भी हम सब के लिए सबक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, चाहे कितना ही ताकतवर हो, अगर वो इत्तिहाद, अमन, अदल और इंसानियत का दामन छोड़ दे तो वो भी मिट सकता है। वक़्त के हाथों कोई भी मुस्तकिल नहीं, मगर जो कौमें सबक सीख लेती हैं वो खुद को दोबारा बना लेती हैं।